हाय फ्रेंड्स, शाही पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दरोगा के लिए हम लोग प्रैक्टिस सेट को प्रैक्टिस कर रहे हैं और इसी कड़ी में आज मैं लेकर उपस्थित हुआ हूं मॉक टेस्ट 16 को। इससे पहले हम लोगों ने 20-20 क्वेश्चंस के 15 प्रैक्टिस सेट को प्रैक्टिस कर चुका है और यहाँ पर जितने भी प्रश्नों का कलेक्शन आप लोगों के लिए किया जाता है, दरोगा परीक्षा के लिए किया जाता है, उसमें प्रमुखता दिया जाता है कि बीएसएससी का जो न्यू परीक्षा पैटर्न है दरोगा परीक्षा को लेकर के, उससे आधारित जो है कि आपके प्रश्न का कलेक्शन किया जाता है। इसमें स्टैटिक्स प्रश्न को भी वहां से टच किया जाता है जो समसामयिक मुद्दों से कहीं ना कहीं वह चर्चा में रहा हो, वह प्लेस हो या फिर जनजाति हो या इमारत हो या ज्योग्राफिकल कोई प्लेस हो, एवं प्रकार से किसी ना किसी कारण से वह यदि चर्चा में है तो उस जगह के सभी बातों को, इतिहास को, ज्योग्राफी को, इकोनॉमिक्स को, पॉलिटी को, सब बातों को वहां से लेने का प्रयास होता है। दूसरा जो प्रश्न मैं लेता हूं आप लोगों के लिए, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एनसीईआरटी से सीधे उठा लिए जाते हैं। जैसा कि पिछले परीक्षाओं में आपने देखा कि कुछ प्रश्न आपके सिलेबस से हटकर लग रहा था, लेकिन वह सिलेबस से हटकर नहीं था बल्कि सीधे एनसीईआरटी पुस्तक से ले लिया गया था। तो आपके लिए जो प्रश्नों का संग्रह मैं करता हूं, तो इस बात को भी ध्यान में रखकर कि सब्जेक्ट से रिलेटेड एनसीईआरटी में और भी क्या क्या प्रश्न पूछा जाता है, तो वहां से भी कुछ प्रश्न आपको मैं देता हूं। उसके बाद कुछ ना कुछ, जैसा कि आप लोगों ने मैसेज किया, हमें कमेंट किया, तो करंट अफेयर्स से रिलेटेड भी प्रश्न ऐड करने लगा हूं। तो बहुत ही बारीक नजर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों का संग्रह किया जाता है और आपको आपके प्रश्नों का संग्रह करने में समय लगता है, इसलिए मैं बहुत ही रेगुलर रूप से आपको नहीं दे पा रहा हूं। कुछ कुछ लेट बीच बीच में हो जाता है क्योंकि मैं दूसरे किसी सेट को देख करके प्रश्न हुबहू नहीं उतार लेता हूं, बल्कि एक एक प्रश्न पर विचार विमर्श करने के बाद उस प्रश्न को मैं अपने मॉक टेस्ट में शामिल करता हूं। इसलिए आप लोगों के लिए जो हमारा मेहनत है यह साकार हो, आप लोगों का परीक्षा अच्छा जाए, हमारे इस सेट से आप लोगों को फायदा हो, इसलिए यह हमारा मेहनत है। तो आप अपने साथ साथ अपने दोस्तों को, अपने जो सबसे करीबी मित्र है उसको भी शेयर कर दिया कीजिए और अब तक भी हमारे चैनल को जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए और किसी भी प्रकार की इच्छा हो तो आप हमें कमेंट जरूर किया करें। आपके कमेंट को पढ़कर हमें खुशी मिलती है, तो आपको जो भी चले बने आप कमेंट कर दिया कीजिए। तो आइए और भी बातें ना करते हुए, देर ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं मॉक टेस्ट 16 को, यानी 16 को। आज का हमारा पहला प्रश्न जो है, यह यदि एक 100 नंबर को लेकर के मैं देखूं तो यह चौथे सेट का पहला प्रश्न है। ठीक है, तो आज का हमारा जो मॉक टेस्ट 16 है, इसके पहले प्रश्न को देख लेता हूं। लिखा हुआ है कि लोकूर समिति के अनुसार, किस समिति? लोकूर समिति के अनुसार अनुसूचित जनजाति के रूप में पहचाने जाने वाले समुदाय के लिए निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यक विशेषताएं नहीं है? ठीक है, फिर से सुन लीजिए प्रश्न को। लोकूर समिति के अनुसार अनुसूचित जनजाति के रूप में पहचाने जाने वाले समुदाय के लिए निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यक विशेषताएं नहीं है? पहला है आदिम लक्षणों के संकेत, बी है गरीबी की स्थिति, सी है बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क करने में भय, और डी है विशिष्ट संस्कृति। तो यहां पर कहा गया कि विशेषताएं नहीं है, तो यहां पर उत्तर सही हो जाएगा आपका विकल्प बी, गरीबी की स्थिति। तो इस प्रश्न को मैंने किस लिए शामिल किया है, तो मैं बता दूं कि हाल ही में मणिपुर में बहुसंख्यक मोइती समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के फैसले का कुकी और नागा समुदाय के द्वारा बहुत बड़ा विरोध किया गया था। आगजनी हुई थी और बहुत प्रोटेस्ट हुआ था। इसी बात के मद्देनजर मैंने इस प्रश्न को शामिल किया है। लोकूर समिति का गठन 1965 में अनुसूचित जनजाति को परिभाषित करने के मापदंड पर विचार करने के लिए किया गया था। इस समिति के अनुसार, यानी लोकूर समिति के अनुसार अनुसूचित जनजाति के रूप में पहचाने जाने वाले समुदाय के लिए आवश्यक जो पहचान है, लक्षण है, वो कौन कौन सा है? तो आदिम लक्षणों के संकेत जो आपके विकल्प ए में है,
ये है। विशिष्ट संस्कृति जो आपके विकल्प डी में है, विशिष्ट संस्कृति भी है। बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क करने में भय, ये भी सही है। और एक था पिछड़ापन, ठीक है, तो पिछड़ापन के बदले यहां क्या ले लिया गया है, गरीबी, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। इसके बदले क्या था, पिछड़ापन। तो पिछड़ापन होना चाहिए, तब उसको अनुसूचित जनजाति में रखा जाएगा। तो इस प्रकार से मैं फिर से बोल दे रहा हूं, ध्यान रखिएगा। लोकूर समिति के अनुसार जो अनुसूचित जनजाति को पहचानने का लक्षण तय किया गया था, यह 4 लक्षण थे, 3 तो आपके विकल्प में ही है। आदिम लक्षणों के संकेत, बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क करने में भय, विशिष्ट संस्कृतियां और पिछड़ापन, ठीक है। इसमें आवश्यक लक्षण के रूप में गरीबी की स्थिति शामिल नहीं है, ठीक है। आइए चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। 26 नवंबर 1949 को संविधान का कौन सा प्रावधान लागू नहीं हुआ था? विकल्प ए है नागरिकता, विकल्प बी है संविधान के अस्थायी प्रावधान, विकल्प सी है चुनाव और विकल्प डी है मूल अधिकार। तो यहां पर सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प डी, यानी मूल अधिकार। 26 नवंबर 1949 को संविधान का मूल अधिकार जो है प्रावधान लागू नहीं हुआ था। क्या हुआ था, तो आइए इसको जान लेते हैं। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और उसके सदस्यों ने प्रारूप संविधान पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद संविधान की 4 व्यवस्थाओं को तुरंत लागू कर दिया गया। ध्यान से सुनिएगा, क्या हुआ, संविधान की 4 व्यवस्थाओं को तुरंत लागू कर दिया गया और इन 4 व्यवस्थाओं में शामिल थी अंतरिम संसद, नागरिकता, चुनाव, संविधान के अस्थायी प्रावधान। क्या क्या शामिल था, अंतरिम संसद, क्या है, अंतरिम संसद, नागरिकता, चुनाव और संविधान के अस्थायी प्रावधान। इसमें मूल अधिकार शामिल नहीं था। मूल अधिकार के बदले यहां पर क्या छूट गया है, अंतरिम संसद। 4 बातों को शामिल किया गया था, नागरिकता को, चुनाव को, संविधान के अस्थायी प्रावधान को और अंतरिम संसद को। मूल अधिकार को शामिल नहीं किया गया था। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है कि सागरमाला परियोजना का संबंध किससे है? सागरमाला परियोजना का संबंध किससे है? तो आपके पास 4 कथन है दिया हुआ यहां पर। एक है, पहला है सागर में होने वाले चोरी को रोकने के लिए, दूसरा कथन है भारतीय बंदरगाहों का आधुनिकीकरण के लिए, तीसरा कथन है नए बंदरगाहों के विकास के लिए, चौथा कथन है ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए। उपर्युक्त कथन में से सही कथन या कथनों का चुनाव कीजिए। ए है केवल 2, बी है 2 और 3, सी है केवल 2 और 4 और डी है केवल 2, 3 और 4। तो आपको सही कथनों का चयन करना है। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, यानी केवल 2, 3 और 4। यानी कि यहां पर जो विकल्प ए है यह गलत है, बाकी 2, 3 और 4 सही है। यानी कि सागरमाला परियोजना का संबंध भारतीय बंदरगाहों का आधुनिकीकरण के लिए है और नए बंदरगाहों का विकास के लिए। इसके साथ ही साथ ब्लू इकोनॉमी को भी बढ़ावा दिया जाएगा। यही है सागरमाला परियोजना का उद्देश्य, ठीक है। तो सागरमाला परियोजना का संबंध जो है भारतीय बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, नए बंदरगाहों का विकास और ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहता है, निम्न में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? आपको बताना है कि नीचे जो 4 विकल्प दिए हुए हैं इनमें से किस अधिनियम के द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। विकल्प ए है भारतीय शासन अधिनियम 1935, विकल्प बी है भारतीय परिषद अधिनियम 1909, विकल्प सी है भारतीय शासन अधिनियम 1919, विकल्प डी है भारतीय परिषद अधिनियम 1961। तो यहां पर सही जवाब क्या हो जाएगा, तो सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए, यानी भारतीय शासन अधिनियम 1935। यानी भारतीय शासन अधिनियम 1935 द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना वर्ष 1937 में भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत की गई थी। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा ही भारत में केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था हुई और संघीय शासन प्रणाली का भी प्रारंभ किया गया।
तो याद रखिएगा, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई और संघीय शासन प्रणाली का भी प्रारंभ हो गया। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा बहुत ही आसान लग रहा है फिगर देखकर। निम्नलिखित में से कौन सा अवतल दर्पण है? तो भाई लोग, आप लोग बहुत अच्छी तरह से समझ चुके होंगे कि कौन सा अवतल दर्पण है। मैं चारों के लिए डायरेक्ट परिचय ही बता दूं या विकल्प बताऊं? तो ये पहला है अपना उत्तल लेंस, ठीक है, और उसके बाद दूसरा है हमारा अवतल लेंस, तीसरा सी जो है ये है उत्तल दर्पण, और चौथा जो डी है हमारा ये है अवतल दर्पण। जो पूछा गया था उसके लिए क्या हो जाएगा? विकल्प डी, ये वाला सही है अवतल दर्पण। ठीक है, तो आप इसको मैं जूम कर दे रहा हूं, आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि क्या है। इस प्रकार से जो है ये क्या है, इस प्रकार की रचना जिसमें बाहर पॉलिश किया हुआ रहे और अंदर जो है इस तरह से आप फेस देख सकते हैं, ये क्या है? ऐसा दर्पण आपका अवतल दर्पण कहलाता है। ठीक है, अवतल दर्पण का प्रयोग यदि कहा जाए कि कहाँ कहाँ किया जाता है, तो एक आपका होता है सोलर कुकर में, दूसरा हजामती दर्पण के रूप में भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, और अवतल में परवलयिक दर्पण का प्रयोग जो है हेडलाइट के रूप में किया जाता है। इसके अलावा डॉक्टरों के द्वारा नाक, कान, आंख, मुंह को देखने के लिए भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। कंप्यूटर की मशीनी भाषा निम्न में से किस पर आधारित है? विकल्प ए है अमूर्त बीजगणित पर, विकल्प बी है आव्यूह बीजगणित पर, विकल्प सी है बुलिये बीजगणित पर, और विकल्प डी है रैखिक बीजगणित पर। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प सी, यानी बुलिये बीजगणित पर आधारित है कंप्यूटर की मशीनी भाषा। तो याद रखना है आपको कि कंप्यूटर की मशीनी भाषा बुलिये बीजगणित पर आधारित है। इसमें 0 और 1 के रूप में जो है इसको कोड किया जाता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कहता है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो आपके पास जो सूची है उसको देख लेते हैं। सूची 1 के अंतर्गत है कृत्रिम रूप से फलों को पकाया जाना, दूसरा है आपका बेकिंग सोडा, तीसरा है शीतल पेय, चौथा है क्वार्ट्ज। इसके साथ जो है सूची 2 में कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम सिलिकेट, एथिलीन और चौथा है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो आपको मिलान करके बताना है कि किसके साथ क्या सही है। तो सबसे पहले फलों को कृत्रिम रूप से पकाए जाने के लिए क्या करते हैं हम लोग? एथिलीन का प्रयोग करते हैं, ठीक ना। बेकिंग सोडा, जैसा आप लोग जानते हैं कि बेकिंग सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है, तो बेकिंग सोडा क्या हो गया? सोडियम बाइकार्बोनेट। उसके बाद शीतल पेय जो आप लोग पीते हैं, वाहन पर गाड़ी में ग्लास में आपको शीतल पेय दिया जाता है, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग होता है। उसके बाद क्वार्ट्ज जो है आपका एक ही ऑप्शन बचा है क्वार्ट्ज, ये क्या होता है? सोडियम सिलिकेट। यानी ए के लिए आपका 3, बी के लिए 4, सी के लिए 1 और डी के लिए 2। इस प्रकार से जो भी कूट होगा वो हमारा सही हो जाएगा। तो ए का 3 देखना है, ए का 3 यहाँ भी है, यहाँ बी का 4 यहाँ भी है, यहाँ भी है, सी का 1, यानी आपका क्या हो गया? विकल्प ए जो है ये सही है। ठीक है, ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8 पर। यहां पर पूछा जा रहा है कि 11 डिग्री चैनल निम्न में से किस समूह के द्वीपों को विभाजित करता है? 11 डिग्री चैनल पूछा है, तो विकल्प ए है हमारा अमीन दीवी और कन्नौर। पूछा है कि किसको अलग करती है, विभाजित करता है, तो अमीन दीवी और कन्नौर को। विकल्प बी है मालदीव और लक्षद्वीप को, विकल्प सी है अंडमान और निकोबार को, और विकल्प डी है मिनिकॉय और लक्षद्वीप को। आपको यहां पर बताना है कि 11 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किस समूह के द्वीपों को विभाजित करता है, यानी अलग करता है। तो यहां पर सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प ए, यानी कि अमीन दीवी और कन्नानोर को। अमीन दीवी और कन्नानोर को 11 डिग्री चैनल अलग करती है। तो 8 डिग्री चैनल किस किस को अलग करती है? तो 8 डिग्री चैनल जो है मिनिकॉय और मालदीव को अलग करती है। यहाँ आपके विकल्प में नहीं है। मिनिकॉय यानी लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणतम द्वीप जो है मिनिकॉय है, और मिनिकॉय और मालदीव को, मालदीव एक देश का नाम है, भारत का दूसरा निकटतम पड़ोसी देश आपका मालदीव है जिसकी राजधानी माले है।
तो मिनिकॉय और मालदीव को 8 डिग्री चैनल अलग करती है। ठीक है, उसके बाद आपका 9 डिग्री चैनल जो है लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करती है। मिनिकॉय थोड़ा लक्षद्वीप का ही हिस्सा है, लेकिन वह दक्षिण जाकर के है। तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में 9 डिग्री चैनल है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बीच में 10 डिग्री चैनल है। और अमीन दीवी और कन्नानोर द्वीप के बीच क्या है, 11 डिग्री चैनल है, जो आपके विकल्प ए में है। तो ध्यान रखिएगा, तीनों चारों आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 9वां नंबर जो हमारा प्रश्न है, जनगणना अधिनियम कब पारित हुआ था। आपको बताना है कि जनगणना अधिनियम कब पारित हुआ था। विकल्प ए है 1872 में, विकल्प बी है 1951 में, विकल्प सी है 1948 में और विकल्प डी है 1881 में। 1881 में। तो याद रखिएगा, आपके पास जो है कि प्रश्न जो है कि जनगणना अधिनियम कब पारित हुआ था, आपको जवाब देना है। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा 1948। विकल्प सी सही है यहाँ पर, कि जनगणना अधिनियम जो है वर्ष 1948 में पारित किया गया था। तो आपको ये याद रखना है कि जनगणना अधिनियम 1948 में पारित हुआ था। उसके बाद आइए चलते क्वेश्चन नंबर 10 पर। वर्तमान में राज्यसभा के उपाध्यक्ष कौन हैं। वर्तमान में या करंट अफेयर से प्रश्न आपके पास आ गया। ठीक है, मैंने कहा था कि समसामयिक घटनाओं पर आधारित भी आपके लिए प्रश्न में सेट कर रहा हूं, क्योंकि आप में से ही किसी भाइयों ने मुझे कमेंट किया था कि करंट भी कुछ कुछ इसमें सेट कर दिया कीजिए, तो मैंने करंट को भी यहां पर शामिल किया है। तो वर्तमान में राज्यसभा के उपाध्यक्ष कौन है। 4 विकल्प है आपके पास। ए है जगदीप धनखड़, बी है हरिवंश नारायण, सी है वेंकैया नायडू और डी है एस.बी. कृष्णामूर्ति राव। तो यहां पर आपके लिए सही जवाब हो जाएगा क्या, तो सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी हरिवंश नारायण। तो जगदीप धनखड़ आप लोग को पता होगा कि कौन होगा। तो जगदीप धनखड़ जो है वह वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है, राज्यसभा का पदेन सभापति जो होता है वह उपराष्ट्रपति ही होता है, और वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है, तो जगदीप धनखड़ जो है ये वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। हाल ही में किस राज्य में एक पंचायत एक खेल का मैदान परियोजना की शुरुआत हुई है। फिर से यह दूसरा प्रश्न हमारा करंट अफेयर्स पर आधारित। तो हाल ही में आपको बताना है कि किस राज्य में एक पंचायत एक खेल का मैदान परियोजना की शुरुआत की गई है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा क्या, तो सबसे पहले चारों विकल्प पढ़ देता हूं मैं। ए बिहार, बी केरल, सी मध्य प्रदेश और डी उत्तर प्रदेश। तो यहां पर सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प बी। ठीक है, केरल जो है इन्होंने एक पंचायत एक खेल का मैदान परियोजना की शुरुआत किया है। केरल के लिए मैं बता दूं कि भारत का सबसे साक्षर राज्य तो केरल ही है। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य का संबंध बुद्ध के जीवन से था। आपको बताना है, यहाँ पर 4 राज्य के नाम दिए हुए हैं जो कि वर्तमान नहीं है, यह क्या है कि उसी समय का है। ए है अवंती, बी है गांधार, सी है कौशल और डी है मगध। तो आपको बताना है कि किस राज्य का संबंध जो है बुद्ध के जीवन से है। तो उपयुक्त में से सही कथन अथवा कथनों का चुनाव कीजिए। ए है केवल 1, 2 और 3, बी है केवल 1, 2 और 4, सी है केवल 3 और 4 और डी है केवल 2 और 3। तो यहां पर सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, तो सही विकल्प हो जाएगा आपका विकल्प सी, और जवाब हो जाएगा आपके लिए कथन 3 और 4। यानी कि कौशल और मगध जो है यह बुद्ध के जीवन से संबंधित है। कैसे संबंधित है, आइए थोड़ा सा इसको जान लेते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मगध महाजनपद के अंतर्गत वर्तमान के कौन कौन से जिले आते हैं, तो गया, पटना और शाहाबाद। शाहाबाद यानी आरा जिला को शाहाबाद कहा जाता था। तो ये 3 जिले शामिल हैं। तो आप जानते हैं कि गया जिला के अंतर्गत ही बोध गया स्थान पर बुद्ध भगवान को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसलिए बुद्ध यहाँ पर आपका मगध जो है ये सही हो गया। उसके बाद कौशल के बारे में भी आपको पता है। कौशल के बारे में क्या पता है, तो आप जानते हैं कि गौतम बुद्ध की माता महामाया जो थी वह कौशल वंश से संबंधित थे, इसलिए कौशल भी क्या है बुद्ध के जीवन से संबंधित है। अब यदि गांधार की बात करें
तो गांधार का प्रत्यक्ष संबंध बुद्ध के जीवन से नहीं है। उसके बाद अवंती की बात करें तो अवंती जो है मध्य प्रदेश में पड़ता है और वर्तमान मध्य प्रदेश का जो एक राज्य है आपका उज्जैन, उसका प्राचीन काल में क्या नाम था, अवंतिका के नाम से जाना जाता था। तो आपको यहाँ से स्पष्ट हो जाता है कि अवंती और गांधार जो है बुद्ध के जीवन से संबंधित नहीं है और कौशल और मगध जो है बुद्ध के जीवन से संबंधित है। इसलिए यहाँ पर आपका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी 3 और 4। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। यहाँ पर है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर कहा गया है कि नहीं है। कई बार हम लोग क्या करते हैं कि नहीं पर ध्यान नहीं रहता है और उत्तर गलत हम लोग चयन करके आ जाते हैं। तो 4 विकल्प है आपके पास। विकल्प ए है हमारा विटामिन B12 प्रति आरक्तता कारक। विकल्प बी है विटामिन सी प्रति अस्कर्वी कारक। विकल्प सी है विटामिन डी बंध्यता रोधी कारक। विकल्प डी विटामिन के है प्रति रक्तस्रावी कारक, प्रति रक्त श्रावी कारक। तो आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा आपका विटामिन डी जो है वंध्यता रोधी कारक नहीं है। तो विटामिन डी को समझ लेते हैं और वंध्यता रोधी। सबसे पहले विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वह कैल्सीफेरॉल है। क्या नाम है? विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी की कमी से जो है कि कैल्शियम और फास्फोरस का जो सिंथेसिस बोल सकते हैं कम होने लगता है, इससे हड्डियां कमजोर हो जाती है। और वंध्यता रोधी क्या होता है कि विटामिन ई की कमी से वंध्यता रोधी या सौंदर्य विरोधी जो है विटामिन के रूप में भी इसको जानते हैं। वंध्यता रोधी के नाम से भी जानते हैं विटामिन ई को। तो विटामिन डी जो है डी कैल्सीफेरॉल और विटामिन ई को टेकोफेरॉल कहते हैं। विटामिन ई का रासायनिक नाम हो गया टेकोफेरॉल और इसको वंध्यता रोधी के नाम से भी जानते हैं। विटामिन सी के बारे में आप लोग जानते ही होंगे कि इसका एस्कॉर्बिक एसिड रासायनिक नाम है, तो प्रति अस्कर्वी कारक इसको कहा जाता है। विटामिन B12 साइनोकावालामीन इसको कहते हैं, तो प्रति आरक्तता इसका कारण है। ठीक है, तो यहां से ध्यान दीजिएगा, जैसा कि आप लोग जानते हैं विटामिन के की कमी से क्या होता है कि रक्त थक्का नहीं होने लगता है, तो यही कहा गया कि प्रति रक्तस्रावी कारक इसको। ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे कि विटामिन डी यहाँ पर जो है यह बिल्कुल गलत है। यहाँ पर यदि ई रहता तो ये भी सही होता, वंध्यता रोधी विटामिन ई। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन कब किया गया था। तो यहाँ पर आपको बताना है कि प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन कब किया गया था। पहला विकल्प है आपके पास 1950 में KM मुंशी की अध्यक्षता में। दूसरा विकल्प है 1955 में BG खेर की अध्यक्षता में। तीसरा विकल्प है 1960 में MC छागला की अध्यक्षता में। और चौथा विकल्प है आपके पास 1965 में हुमायूं कबीर की अध्यक्षता में। ठीक है, तो आपको यहां पर सही जवाब देना है और सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी, यानी 1955 में BG खेर की अध्यक्षता में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत राजकीय भाषा आयोग का गठन किया गया था। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पर। राइबोफ्लोविन की कमी से निम्न में से कौन सा रोग होता है। राइबोफ्लोविन की कमी से निम्न में से कौन सा रोग होता है। 4 विकल्प है आपके पास। ए है पेलेग्रा, बी है अस्कर्बी, सी है बेरीबेरी और डी है किलोसिस। तो मैं यहाँ व्याख्या ही कर दूं फिर उत्तर दूंगा। तो पहला है आपका पेलेग्रा। पहला क्या है? पेलेग्रा। विटामिन B5 जिसका रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक अम्ल। विटामिन B5 का क्या नाम है? पेंटोथेनिक अम्ल। और इसकी कमी से कौन सा रोग होगा? तो पेलेग्रा होगा। जैसा कि आप जानते हैं विटामिन सी का रासायनिक नाम है अस्कर्बिक एसिड, तो इसकी कमी से अस्कर्बी रोग होता है। और विटामिन B1 का नाम है थायमिन। विटामिन B1 का क्या नाम होगा? थायमिन। इसकी कमी से कौन कौन रोग होगा? तो बेरीबेरी रोग होगा। कौन सा रोग होगा? विटामिन B1 थायमिन और रोग होगा बेरीबेरी। और अब आप समझ गए होंगे ये राइबोफ्लोविन जो है विटामिन B2 का रासायनिक नाम है और इसकी कमी से कौन सा रोग होगा? किलोसिस। कौन सा रोग होगा? किलोसिस। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा कहता है
चेरुथानी बांध किस नदी पर अवस्थित है? कौन सा बांध? चेरुथानी बांध। आप जानते हैं कि जो बांध अब तक आप लोग साधारणतः पढ़ चुके हैं, इस टाइप के प्रश्न अब कम ही पूछे जाते हैं। थोड़ा क्लिष्ट, थोड़ा टफ प्रश्न पूछे जाते हैं, रखे जाते हैं। जो सेट आप अभी पढ़ रहे हैं, अभी देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, साई पाठशाला को देख रहे हैं, इस प्रकार के सेट को आप नियमित रूप से बनाते रहिए। ना सिर्फ प्रारंभिक परीक्षा बल्कि दरोगा मुख्य परीक्षा में भी आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। इसलिए बने रहिए नियमित रूप से साई पाठशाला के साथ। हमने जितने प्रश्नों का संकलन किया है, सभी प्रश्नों पर मंथन किया है, फिर उसको आपके लिए मैंने YouTube चैनल के माध्यम से सेट में शामिल किया है। तो आइए यहां पर बताना है आपको कि चेरुथानी बांध किस नदी पर अवस्थित है। पहला विकल्प है पेरियार, दूसरा विकल्प है आपका पंपार, और तीसरा विकल्प है भवानी, और चौथा विकल्प है काविनी। तो यहां पर सही जवाब हो जाएगा आपका पेरियार। कौन सा? पेरियार नदी। आइए जान लेते हैं इसकी व्याख्या को। केरल के इडुक्की जिला में स्थित चेरुथानी बांध एक कंक्रीट ग्रेविटी बांध है। ध्यान से सुनिएगा कि केरल के इडुक्की जिला में स्थित चेरुथानी बांध एक कंक्रीट ग्रेविटी बांध है। इस बांध का निर्माण 1876 में इडुक्की जल विद्युत परियोजना के हिस्से के रूप में दो अन्य बांधों इडुक्की और कुलमावू के साथ किया गया था। किस किस के साथ? इडुक्की और कुलमावू के साथ किया गया था। यह पेरियार नदी पर अवस्थित है। किस नदी पर अवस्थित है? चेरुथानी बांध पेरियार नदी पर अवस्थित है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पर। 17 नंबर हमारा प्रश्न क्या कहता है? 17 नंबर प्रश्न हमारा कहता है कि कॉफी उत्पादक क्षेत्रों में कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है? ठीक है, आपको बताना है कि कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, सबसे पहले चार विकल्प आपको मैं सुना देता हूं। चिकमंगलुर, बी है कुर्ग, सी है बाबा बुदनगिरी, और डी है पुलनेज। तो यहां पर सही उत्तर आपका क्या है? तो पुलनेज जो है यह कर्नाटक में नहीं है, बाकी चिकमंगलुर कर्नाटक में है, कुर्ग कर्नाटक में है, बाबा बुदनगिरी जो है यह भी कर्नाटक में स्थित है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पर। तुरामडीह में किस खनिज का उत्पादन होता है? तो तुरामडीह में किस खनिज का उत्पादन होता है? चार विकल्प है आपके पास, जवाब देना है आपको। पहला है आपका काइनाइट, दूसरा है आपका एस्बेस्टस, तीसरा है अभ्रक, और चौथा है यूरेनियम। तो यहां पर सही उत्तर क्या होगा आप कमेंट करके हमें बताएं। मैं आपको 20वें नंबर के बाद 18वें नंबर पर बताऊंगा। आइए उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। सैयद बंधुओं के नियंत्रण और निगरानी में कौन मुगल बादशाह था? विकल्प ए निकुसियर, विकल्प बी फर्रुखसियर, विकल्प सी रफीउद्दौला, और विकल्प डी शाह आलम। तो यहां पर सही जवाब हो जाएगा आपका रफीउद्दौला। सैयद बंधुओं को राजा निर्माता भी कहा जाता था। ठीक है, तो इनकी निगरानी में और नियंत्रण में रफीउद्दौला जो है कि मुगल बादशाह था। उसके बाद आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या कहता है कि अकबर कालीन बिहार कितने भागों में विभक्त था? अकबर के समय में जो बिहार था वह कितने भागों में विभाजित था, विभक्त था, बटा हुआ था? ये आपको बताना है। चार विकल्प है आपके पास, 5, 6, 7 और 8। तो कितने भागों में विभाजित था? तो 7 भागों में विभाजित था। अकबर कालीन बिहार जो है कि वह 7 भागों में विभाजित था। यह बिहार से रिलेटेड भी मैंने प्रश्न को आपके लिए शामिल किया है। अब आइए चलते हैं जो मैंने आपके लिए प्रश्न छोड़ दिया था। यहां पर प्रश्न है तुरामडीह में, यहां पर प्रश्न है तुरामडीह में किस खनिज का उत्पादन होता है? तो सही जवाब है यूरेनियम, विकल्प डी यहां पर सही जवाब होता है। तुरामडीह में यूरेनियम खनिज का उत्पादन होता है। किस खनिज का उत्पादन होता है? यूरेनियम खनिज का उत्पादन होता है। यूरेनियम का खनन झारखंड के तुरामडीह जिला में किया जाता है। तुरामडीह यूरेनियम का जमाव जादूगुड़ा से लगभग 24 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। तो आपको याद रखना है तुरामडीह यूरेनियम के उत्पादन के लिए जाना जाता है, और यह कहाँ है? तो झारखंड राज्य में स्थित है। तो इस तरह से आप लोगों ने पूरे मेहनत से इस वीडियो को देखा, बहुत लगन से वीडियो को देखा। आपको अब तक यह समझ में आया होगा कि जितने भी प्रश्नों का संकलन हम लोग यहाँ पर करते हैं, सब के सब प्रश्न को हम लोग समझ बूझ लेकर आपके लिए सेट तैयार करते हैं। इसलिए यह सेट जो है आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा।
आगे भी वीडियो के लिए आप बने रहेंगे। और जो भी पहले के वीडियो को नहीं देख पाए हैं, पहले के वीडियो को भी जाकर के देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नियमित रूप से आपके लिए वीडियो आता रहेगा जब तक कि आपका प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा समाप्त नहीं हो जाता है। तो बने रहिए शाही पाठशाला के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।